हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो कि बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर तथा इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आज ये 16th वीडियो है। अगर आप 15 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम को के दिन लाया गया था। तो ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत मिली थी, या तो आरटीआई अधिनियम किस दिन आया था। ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन दिया गया है 15 अगस्त 2005 को, 15 मार्च 2005 को, 15 जून 2005, 15 जुलाई 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जून 2005। तो आरटीआई अधिनियम जो जिस दिन राष्ट्रपति इसमें सिग्नेचर किए थे, मतलब राष्ट्रपति इसको स्वीकृत किए थे, क्योंकि पहले जो बिल होता है वो लोकसभा से पास होता है, इसके बाद राज्यसभा से, इसके बाद जो राष्ट्रपति की जब स्वीकृति मिल जाती है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो आरटीआई अधिनियम किससे संबंधित था? तो आरटीआई अधिनियम संबंधित था सूचना के अधिकार से, जो कि 15 जून 2005 को आया था। तो आपको याद रखना है कि सूचना के अधिकार से संबंधित था, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो किससे संबंधित था? राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके बाद यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में यहाँ से जैसे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको याद रखना है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है यहाँ के आसपास के अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पर्शता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी। तो आपको याद रखना है कि अस्पर्शता का अंत दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 17 में। और एक तो यहां से आपको और याद रखना है अनुच्छेद की अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो आपको याद रखना है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था कौन? भीमराव अंबेडकर में। अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद में 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको याद रखना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर वैसे बात करें तो वैसे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। लेकिन अगर पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा था संविधान की आत्मा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट स्थित है। तो आपको बताना है कि भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में जो है कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का जैव सीएनजी प्लांट बनाया गया है महाराष्ट्र में। इसके बाद बात कर लेते हैं और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है महाराष्ट्र से कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो अभी मतलब कई पेपर में पूछा गया है कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगर महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी मुंबई, तथा इसके सीएम कौन हो जाएंगे? उद्धव ठाकरे। तो आपको याद रखना है कि उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? रांची। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? रांची में। तो आपको याद रखना है कि रांची में हो जाएगा। इसके सीएम कौन हो जाएंगे? तो इसके सीएम हो जाएंगे हेमंत सोरेन। इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद। तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगी? हैदराबाद हो जाएगी। इसके बाद देख लीजिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल हो जाएगी। और भोपाल को किस नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? भोपाल को जाना जाता है। और मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल अगर पूछे तो इकोनॉमिक कैपिटल क्या हो जाएगी? इंदौर हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि इंदौर। और सीएम कौन हो जाएंगे? तो शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल, जो कि राज्यपाल आनंदी। और प्रथम सीएम पूछे तो रविशंकर शुक्ला जी। तो आपको इतना याद रखना है यहाँ से। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री उस समय प्रीवियस ईयर है 2017 का, अपन अभी का देखेंगे कि अभी कौन है। तो भारत के उस समय गृह मंत्री कौन थे? जो उस समय थे राजनाथ सिंह, लेकिन अभी की बात करें तो अभी कौन है? अमित शाह। तो भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो आपको याद रखना है कि अमित शाह जो है वो भारत के गृह मंत्री है। और यहां से और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि भारत के और कौन कौन है। तो राजनाथ सिंह क्या है? तो राजनाथ सिंह अभी प्रेजेंट में क्या है? रक्षा मंत्री है। तो आपको याद रखना है कि रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? राजनाथ। तो अरुण जेटली के नाम से क्या रखा गया है? तो फिरोज शाह कोटला। आपको यहां से एक क्वेश्चन याद रखना है अरुण जेटली से कि जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम था? फिरोज शाह कोटला। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया था। जो कि इसके बाद बात कर लेते हैं अगर नितिन गडकरी की, तो नितिन गडकरी कौन से मंत्री हैं? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है इनके पास। और पीयूष गोयल जो हो जाएंगे, पीयूष गोयल हो जाएंगे रेल मंत्री। तो आपको यहां से इतना क्वेश्चन याद रखना है कि पीयूष गोयल हो जाएंगे रेल मंत्री। और इंपॉर्टेंट बात करें कि और क्या क्या यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो और क्वेश्चन बनता है जैसे राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे रामनाथ कोविंद। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो जाएंगे, जो कि 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो कि 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और इसके बाद पूछा जाता है कि भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े। तो आपको याद रखना है कि शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें नंबर के हैं। तो आपको यहां से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, वह प्रधानमंत्री कौन है जिसका सबसे लंबा अवधि पर कार्यकाल रहा? तो ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा तक कार्यकाल रहा था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जो कि इंदिरा गांधी से बात करें तो इंदिरा गांधी तो भारत की सबसे ज्यादा कार्यकाल नहीं था इनका। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हुआ था। तो अपन देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम में 42वां संविधान संशोधन, जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको क्या कहा जाता है? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिनी संविधान के नाम से किसे जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है, जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था। और इस समय सिक्किम भी भारत में शामिल हुआ था 1971 में। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि सिक्किम भी भारत में शामिल हुआ था, जो कि सिक्किम पहले भारत से अलग था, जहाँ पे चोंगियाल वंश का शासक था। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है किस वंश का शासक था सिक्किम में? तो चोंगियाल वंश का शासक था। आपको याद रखना है कि सिक्किम पहले भारत से अलग था। लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में कितने संवैधानिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? तो ऐसे कौन कौन से संवैधानिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? तो देख लीजिए आप कितने हैं? 7, 12, 5, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 दल। तो कितने दल हैं ऐसे जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो 7 दल हैं। तो कौन कौन से दल हैं देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट अगर दल की बात करें तो आपके एग्जाम में सिर्फ 2 दल से क्वेश्चन बनते हैं, एक एनडीए होता है और एक यूपीए। तो आपको याद रखना है कि एनडीए और यूपीए का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एनडीए का फुल फॉर्म की बात करें तो एनडीए का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो आपको याद रखना है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो जाएगा एनडीए का फुल फॉर्म। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसके बाद अगर बात करें कि यूपीए का इसका गठन कब हुआ था, तो एनडीए का गठन हुआ था 1998 में। किसके टाइम पे हुआ था? तो अटल जी के टाइम में हुआ था। 1998 में अटल जी के टाइम में एनडीए का गठन हुआ था। आपसे इतना याद रखना है एनडीए से। इसके बाद देख लेते हैं यूपीए से क्या क्वेश्चन बनता है। तो यूपीए का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यूपीए का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो आपको याद रखना है कि प्रोग्रेसिव अलायंस। तो आपको याद रखना है कि इसका हिंदी में बात करें तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। 1-2 बार पूछा भी गया है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको किसके द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है संसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांसद। तो जो सांसद होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटा सकती है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए उन पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाना पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि महाभियोग का प्रस्ताव लगाना पड़ता है सर्वोच्च ने, जो जिस तरह राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग लगाकर, उसी प्रकार मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। अगर बात कर दें कि ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। और अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े। तो कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। तो आपको याद यहाँ से इतना भी याद रखना है कि शरद अरविंद बोबड़े हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय, तो ठीक है अपन देख लिए कि अनुच्छेद 124 में है। अगर उच्च न्यायालय की बात करें कि उच्च न्यायालय को कौन से अनुच्छेद के द्वारा हटाया जाता है, तो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 217, अगर इससे अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 217 में प्रावधान है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का। और अभी करंट में बात करें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश कौन, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश? तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद रफीक। तो कौन हो जाएंगे? मोहम्मद रफीक जो हो जाएंगे अभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, नरेंद्रपुरी और महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा में क्या स्थित है? सतीश धवन स्पेस केंद्र। जो सतीश धवन स्पेस केंद्र है, यहाँ से क्या लॉन्च किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये रॉकेट लॉन्च पैड यहाँ पे स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन श्रीहरिकोटा में है, जो कि रॉकेट लॉन्च यहाँ से किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि रॉकेट लॉन्च किया जाता है। क्या सिर्फ एक ही है भारत में? तो नहीं, भारत में एक और बन रहा है, जो कि तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में अभी मतलब प्रस्तावित है, जो कि बनाया जा रहा है। और बात करें कि तिरुवनंतपुरम क्यों जरूरी है, तो तिरुवनंतपुरम आपसे पूछा जाता है, तिरुवनंतपुरम से क्वेश्चन कि विक्रम साराभाई, आपको यहाँ से ध्यान दीजिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। अगर बात करें कि यहाँ से क्वेश्चन आया है अंतरिक्ष से, तो अपन बात कर लेते हैं अंतरिक्ष से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो इसरो से क्वेश्चन बनता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है इसरो का। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो आपसे पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969, 1969। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी के 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि बेंगलुरु में है। तो कहाँ है? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु आपको याद रखना है कि बेंगलुरु में हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो और इससे बात कर लें और डिफेंस से क्या क्वेश्चन बनता है, तो और डिफेंस से क्वेश्चन बनता है कि DRDO, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिसाइल बनाती है, रक्षा उपकरण बनाती है, DRDO, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके हेड हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। और इसरो के हेड की बात करें तो इसरो के हेड हो जाएंगे के सीवान। तो आपको याद रखना है कि के सीवान हो जाएंगे इसरो के हेड, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? के सीवान को। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत संविधान में कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 372। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370, जो कि 370 अनुच्छेद जो कि बहुत चर्चा में रहा था। तो ये इस बार भी क्वेश्चन बन सकता है।
बात करें अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? 2019 में हटाया गया है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि और जो जम्मू कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर एक पहले भारत का राज्य था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो आपको याद रखना है कि JNK मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया है? भारत का यूनियन टेरिटरी। तो आपको याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और यहां से क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर के जो जैसे स्टेट होता है, आप याद रखेंगे कि जो स्टेट होता है उसका होता है गवर्नर, राज्यपाल, और जो यूनियन टेरिटरी होता है केंद्र शासित प्रदेश उसका होता है उपराज्यपाल। तो आपको यहां से याद रखना है कि उपराज्यपाल। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। तो आपको याद रखना है कि मनोज सिन्हा हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। और अगर बात करें कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल हो जाएंगे राधा कृष्ण माथुर। तो आपको याद रखना है कि राधा कृष्ण माथुर हो जाएंगे लद्दाख के उपराज्यपाल। इसके बाद अगर पूछ ले कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? GC मुर्मू। तो आपको याद रखना है कि GC मुर्मू थे। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में 100% विद्युतीकरण जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। जो गुजरात राज्य है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुका है अपने राज्य में। गुजरात से और क्या क्वेश्चन बनता है? तो गुजरात की अगर कैपिटल पूछी जाए तो गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगी? गांधीनगर। तो आपको याद रखना है कि गांधीनगर हो जाएगी गुजरात की कैपिटल। और यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो गुजरात से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जामनगर रिफाइनरी। तो जामनगर रिफाइनरी जो कि भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, तो आपको याद रखना है कि जामनगर रिफाइनरी जो कि रिलायंस का है, तो ये स्थित है गुजरात में। इसके बाद देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की क्या कैपिटल क्या हो जाएगी? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी अमरावती। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी अमरावती। मेघालय की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो मेघालय की कैपिटल हो जाएगी शिलांग। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी? भोपाल। अगर बात करें कि जो गुजरात है, गुजरात के CM से क्वेश्चन पूछे तो गुजरात के CM हो जाएंगे विजय रूपाणी। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। तो आपको याद रखना है कि आचार्य देवव्रत हो जाएंगे गुजरात के गवर्नर। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस में आयोजित किया गया था। तो ये प्रीवियस ईयर है, तो आप देख लीजिए जयपुर में आयोजित किया गया था, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी लेटेस्ट आपसे पूछा जाएगा, तो अब मैं जो बता रहा हूं आप उसको देखिएगा, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो 2020 में, तो जो 2020 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुए थे, वो कौन से नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था? तो ये 12वें नंबर का, 12th नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। तथा तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? जो सेंट पीटर्सबर्ग में होना था लेकिन रद्द हो गया था। तो ब्रिक्स की बात कर लेते हैं अपन। ब्रिक्स जैसे, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित हुआ था रसिया में। और जो 2020 का था, कोरोना महामारी के चलते प्रथम बार, ऐसा फर्स्ट बार हुआ है जो कि वर्चुअली आयोजित हुआ है। कैसे हुआ है? वर्चुअली मतलब ऑनलाइन आयोजित हुआ है। तो आपको याद रखना है कि वर्चुअल आयोजित होने वाला प्रथम बार है। तो आप इसलिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि जो 2020 वाला है वो वर्चुअल आयोजित किया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रिक्स से, और ब्रिक्स से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्रिक्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं देख लेते हैं। एक हो जाएगा ब्राजील। तो आपको याद रखना है कि ब्रिक्स के देश कौन कौन से हो जाएंगे? ब्राजील, रसिया। तो आपको याद रखना है कि रसिया या रूस भी कहते हैं इसको। सेकेंड और हो जाएगा इंडिया। तो आई से हो जाएगा इंडिया। तो भारत, आप याद रखेंगे कि भारत। और इसके बाद हो जाएगा क्या? चाइना और साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका। तो इतने देश शामिल हो जाएंगे ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स कैसे लिखा जाता है? BRICS ऐसे लिखा जाता है ना। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुड़ा था? तो साउथ अफ्रीका जुड़ा था 2011 में, जो कि पहले ब्रिक्स था, लेकिन बाद में जब साउथ अफ्रीका जुड़ गए तो ब्रिक्स हो गया। तो 2011 में कौन जुड़ा था? साउथ अफ्रीका जुड़ा था।
इसके बाद बात कर लेते हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, तो ब्रिक्स द्वारा संचालित एक बैंक है, तो कौन सा बैंक है जिसको नाम से जाना जाता है, एनडीबी बैंक से। तो एनडीबी बैंक यहाँ से इसके द्वारा संचालित किया जाता है, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है, तो संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड की बात करें तो चेयरमैन की बात करें तो के भी कामथ, तो आपको याद रखना है कि के भी कामथ इसके हेड हो जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में सबसे कम उम्र के शतरंज भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है। तो उस समय का था, तो आप उस समय के देख लीजिए, परिमार्जन नेगी। लेकिन अभी बात करें लेटेस्ट, जो कि करंट में अभी ग्रैंड मास्टर सबसे कम उम्र के कौन है, तो आपको याद रखना है कि 12 साल 10 महीने 13 दिन, तो 12 साल 10 महीना और 13 दिन के कौन है, आर प्रज्ञानंद। तो आर प्रज्ञानंद, तो आपको याद रखना है कि आर प्रज्ञानंद, तो ये हो जाएंगे भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। और अगर विश्व में बात करें कि इनका वर्ल्ड में कौन सा रैंक है, तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर के ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे सबसे कम उम्र की। तो अगर बात आता है कि भाई सेकंड नंबर के ये विश्व में ग्रैंड मास्टर है, तो फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट हो जाएंगे सर्जेई करजाकिन। तो सर्जेई करजाकिन जो हो जाएंगे वो प्रथम हो जाएंगे, तो सर्जेई करजाकिन, आपको याद रखना है कि सर्जेई करजाकिन, जो सर्जेई करजाकिन है वो किस देश से है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये यूक्रेन से है, तो यूक्रेन, तो आपको याद रखना है कि सर्जेई करजाकिन यूक्रेन है। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को 2-3 बार देख के याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और या तो आप नहीं तो नोट्स बना लीजिए, नोट्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप वहां से याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान इस क्षेत्र में शासक थे, तो कौन से क्षेत्र के शासक थे, मैसूर, हैदराबाद, अहमदाबाद, तो अहमदनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो आपको याद रखना है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। इसके बाद यहाँ से और क्वेश्चन क्या क्या बनता है, तो और क्वेश्चन बनता है जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर बार, जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 में, तो 1767 में हुआ था। और इस समय मद्रास की संधि हुई थी, तो इसमें कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि। तो आपको याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 में, 1780 से 84 तक चला था, तो ये 80 से 84 तक चला था। और इसमें मैंगलोर की संधि हुई थी, तो किसकी संधि हुई थी, मैंगलोर की संधि। इसके बाद अगर पूछे तृतीय आंग्ल मैसूर बार, तो तृतीय आंग्ल मैसूर बार हुआ था 1790 में, जो कि युद्ध, तो इंग्लिश में वार कहते हैं, हिंदी में युद्ध कहते हैं। तो 1790 से 92 में तक चला था और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी उस तृतीय आंग्ल मैसूर बार में हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से मध्य प्रदेश कहाँ में कौन कौन से स्थित हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब इसी तरह पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो तथा ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थित हैं। तो उज्जैन, ओमकारेश्वर, उज्जैन होशंगाबाद, ओमकारेश्वर इंदौर, भोपाल इंदौर। तो आपको याद रखना है कि जो ज्योतिर्लिंग है तो भारत में कहाँ कहाँ स्थित है, उज्जैन और ओमकारेश्वर में। उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। आपको याद रखना है कि उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर श्री ओमकारेश्वर की बात करें तो ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। आपको यहां से इतना याद रखना है। और ओमकारेश्वर किस जिले में है, तो खंडवा जिले में है। तो आपको याद रखना है कि खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में क्या स्थित है, ओमकारेश्वर स्थित है। तो और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको याद रखना है कि लाल बहादुर के शास्त्री के टाइम में
1965 का जो हुआ था भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपको याद रखना है कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने किसका नारा दिया था, तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये आज 16 नंबर का वीडियो है, कल 70 नंबर की वीडियो आएगी। और ये वीडियो की सीरीज कंटिन्यू है, तो आप डेली देख सकते हैं, जो कि 15 या 20 मिनट की वीडियो होती है, और जिसमें हम 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट से बात करें तो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप इसको डेली देख सकते हैं। थैंक यू।